मैंने अपनी एजेंसी में पूरे 15 साल काम किया था, एकदम साफ सुथरे रिकॉर्ड के साथ। फिर भी मेरी पत्नी ने अपने असली नाम से मेरे खिलाफ शिकायत कर दी कि मैंने 20 लाख युआन की रिश्वत ली है। डिसिप्लिनरी कमेटी ने 3 महीने तक मेरी जांच की, लेकिन उन्हें एक धेले की भी हेराफेरी नहीं मिली। जब मेरा नाम साफ हो गया तो एजेंसी के हेड ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माफी मांगी। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, मैं बस पलटा और अपने घर की तरफ चल दिया। अपनी बेटी का वो गोल मटोल गुलाबी चेहरा देखकर मुझे अचानक याद आया कि पिछले कुछ सालों से मेरी पत्नी का बर्ताव कितना ठंडा रहा था, और वो कजिन भी याद आया जो अक्सर हमारे घर आता रहता था। अगले ही दिन मैं अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल गया। जैसे ही पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट मेरे हाथ में आई, मेरे हाथ कांपने लगे। डिसिप्लिनरी कमेटी के डायरेक्टर झांग ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उनके हाथ सूखे और गर्म थे। सेक्शन चीफ शेन, आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। मैंने उनकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। मेज पे एक डॉक्यूमेंट रखा था, लाल हेडर और काले अक्षरों में। वो ऑफिशियल जांच की रिपोर्ट थी, जिसमें साफ लिखा था कि शेन हैंग पर 20 लाख युआन की रिश्वत लेने का जो आरोप था वो पूरी तरह झूठा था। पूरे 3 महीने यानी 92 दिन मैंने एक ऐसे कमरे में बिताए थे जो 10 स्क्वायर मीटर से भी छोटा था। दिन में 3 बार कोई खाना देकर जाता था, दिन में 2 बार कोई मुझसे पूछताछ करता था। वे मुझसे हर एक जमा पूंजी का जरिया और हर एक खर्चे का हिसाब पूछते थे। मैं बार बार उन्हें समझाता रहा। मैंने उनसे कहा कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया। उन्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, और फिर भी ऐसा लगता था कि शायद हो भी रहा है। आज जाकर ये भयानक मुसीबत आखिरकार खत्म हुई थी। डायरेक्टर झांग खुद मुझे ऑफिस बिल्डिंग से बाहर तक छोड़ने आए। मैंने आपकी एजेंसी के डायरेक्टर झाओ से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि वो आपके लिए एक छोटी सी मीटिंग रखेंगे ताकि सबके सामने आपकी इज्जत और साख वापस बहाल की जा सके। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने फोन रखा और घर की तरफ चल पड़ा। मेरा वो वर्क प्लेस जहाँ मैंने 15 साल में एक भी गलती नहीं की थी, इस एक हादसे की वजह से मुझे सबकी गॉसिप का टॉपिक बना चुका था। वो घर जहाँ मैं 12 साल से रह रहा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मेरा कोई हक ही नहीं बचा। मैंने एक कैब रोकी और बिना सोचे समझे अपने घर का पता बोल दिया। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, खिड़की के बाहर पेड़ों के साए एक एक करके पीछे छूटते जा रहे थे। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न था। जब गाड़ी नीचे आकर रुकी, तब कहीं जाकर मैंने पैसे दिए और नीचे उतरा। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गया, अपनी चाबी निकाली, ताले में डाली और दरवाजा खोल दिया। मैंने अपने जूते बदले और घर के अंदर कदम रखा। मैंने देखा कि जियांग जिरू हाथ में एक मॉडल हवाई जहाज पकड़े हमारी बेटी शेन नियांची को बहला रही थी। मम्मी, और ऊंचा और ऊंचा। नियांची सोफे पर बैठी अपने छोटे छोटे पैर चला रही थी। मुझे देखते ही वो वहीं ठिठक गई। पापा, उसने आवाज दी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जिसमें एक डर और परायापन था। 3 महीनों में वो मुझसे काफी दूर हो चुकी थी। जियांग जिरू ने हाथ से वो खिलौना नीचे रखा और धीरे से खड़ी हो गई। तुम आ गए? मैंने उसकी तरफ देखा। उसका वजन थोड़ा कम हो गया था और वो ऐसे दिख रही थी जैसे खुद उसी के साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। मैंने बस हूँ कहा और सोफे पर बैठने के लिए बढ़ गया। नियांची उसके पीछे से अपना छोटा सा सिर निकालकर मुझे छिपकर देख रही थी। वो गोल मटोल गुलाबी चेहरा बहुत प्यारा था। पहले मुझे उसके गाल खींचना सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन आज उस चेहरे को देखकर मेरा दिल अंदर से बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। पानी पियो। मेरे आगे पानी का एक गिलास बढ़ाया गया। मैंने उसे नहीं लिया। तुम्हें कब पता चला कि मैं वापस आ रहा हूँ? डायरेक्टर जियांग ने आज सुबह मुझे फोन किया था। लिविंग रूम में सन्नाटा पसरा था। टीवी चालू था, लेकिन आवाज बंद थी। टेबल पर फलों की एक प्लेट रखी थी, जिसमें रखे अंगूर एकदम ताजे लग रहे थे। मुझे अचानक एक बात याद आई। जिस दिन मुझे पकड़ा गया था, उस दिन बुधवार था। उस दोपहर जियांग जिरू के कजिन सॉन्ग जेवान ने कहा था कि वो रात के खाने पर घर आ रहा है। वो कॉलेज में मेरा सीनियर था और बाद में हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में आ गए थे। उसके माता पिता और मेरे माता पिता पुराने दोस्त थे और उनके अच्छे रिश्ते थे, इसलिए जियांग जिरू उसे अपना कजिन कहती थी। उसकी शादी नहीं हुई थी और उसे हमारे घर आकर मुफ्त का खाना खाना बहुत पसंद था। जब से मुझे ले जाया गया था, क्या वो यहाँ आया था? क्या सॉन्ग जेवान हाल फिलहाल में यहाँ आया है? जियांग जिरू का शरीर एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न पड़ गया। वो बहुत मामूली सा ठहराव था, लेकिन मैंने उसे भांप लिया। नहीं तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में थे, भला उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे होती? उसकी आंखें थोड़ी इधर उधर डोलने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने टेबल से रिमोट कॉन्गजी उठाया और टीवी बंद कर दिया। मैं खड़ा हुआ और बोला, मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। इस पर उसने कहा, खाना तैयार है, थोड़ा सा खा नहीं लोगे? मैंने जवाब दिया, भूख नहीं है, और मैं बेडरूम की तरफ चल दिया। मैंने बेडरूम का दरवाजा धक्का देकर खोला। बिस्तर एकदम साफ सुथरा लगा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे जाने से पहले हुआ करता था। साइड टेबल पर जो मेरी काम और पढ़ाई लिखाई की किताबें रखी थीं, उनकी जगह अब कुछ फैशन मैगजीन्स ने ले ली थी। मैंने साइड टेबल का दराज खींचकर खोला। मेरी घड़ी और मेरा बटुआ उसी के अंदर रखे थे, लेकिन जो उसका छुपा हुआ गुप्त लॉकर था, उसे जबरदस्ती औजार से कूट कूट कर खोला गया था, जिससे वहां एक भद्दा सा क्रैक आ गया था। मैंने अपना हाथ अंदर डाला और टटोला तो वहां सब खाली था, सिर्फ खाली जगह महसूस हुई। जियांग जिरू दरवाजे पर खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो बोली, शेन हैंग,
मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। उस दिन मुझ पर कोई भूत सवार हो गया था। मैं पलटा और मैंने उसकी तरफ देखा। वो रो रही थी और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। वो बोलने लगी, मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, मैं डर गई थी। किसी ने मुझे फोन किया और कहा कि तुमने पैसे खाए हैं और आज नहीं तो कल कोई न कोई मुसीबत आने ही वाली है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खुद आगे बढ़कर तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूं तो इसे एक अच्छा और सराहनीय काम माना जाएगा। जांच के दायरे में रहने के दौरान मैंने जो अलग अलग तरह की बातें सोची थीं, उसका ये बुना हुआ झूठ उनमें से किसी से भी मेल नहीं खा रहा था। उसके ये बहाने हद से ज्यादा बेतुके और बकवास थे। मैं उसे रोते हुए देखता रहा, लेकिन मेरे दिल के अंदर का कोई भी जज्बात नहीं जागा। वो पूरी तरह खाली था। 15 साल की शादी, मुझे लगता था कि मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पर आज मुझे पता चला कि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता था। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर मेरी नजर उसके पीछे गई, जहाँ हमारी बेटी नियांची लिविंग रूम से छिपकर झांक रही थी। नियांची 5 साल की थी और वो बिल्कुल जियांग जिरू जैसी दिखती थी, खासकर उसकी वो आंखें। लोग हमेशा हमसे कहा करते थे, नियांची सच में तुम दोनों का मेल है। इसकी आंखें अपनी माँ जैसी हैं और नाक अपने पिता जैसी। मैंने नियांची की नाक की तरफ गौर से देखा। वो छोटी सी थी और ऊपर की तरफ उठी हुई थी। क्या वो मेरी नाक जैसी जरा सी भी दिखती थी? एक पागल कर देने वाला खौफनाक ख्याल मेरे दिमाग में घर कर गया, और एक बार जब ये ख्याल आ गया तो इसे दबाना नामुमकिन था। तेजाब की तरह इस एक ख्याल ने मेरे दिल में बची खुची गर्माहट के आखिरी कतरे को भी जलाकर राख कर दिया, जब तक कि अंदर का सब कुछ पूरी तरह साफ और सुन नहीं हो गया। मैं चलकर जियांग जिरू के पास गया। वो अब भी रोए जा रही थी। मैंने बेहद शांत आवाज में कहा, रोना बंद करो। उसने मुझे बिल्कुल हैरान होकर देखा। मैंने आगे कहा, कल हम नियांची को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। उसने घबराते हुए पूछा, हॉस्पिटल? क्या नियांची बीमार है? मैंने सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वो बीमार नहीं है, हम बस एक चेकअप करवाने जा रहे हैं। अगली सुबह मैं ठीक 6 बजे जाग गया। जियांग जिरू अभी भी मेरे बगल में सो रही थी। उसके माथे पर शिकन थी, जैसे वो बड़ी बेचैनी और हड़बड़ाहट में सो रही हो। मैंने कुछ देर उसे देखा, फिर उठकर हाथ मुंह धोने चला गया। आईने में जो आदमी दिख रहा था उसका वजन काफी कम हो गया था, चेहरा पिचककर कंकाल जैसा लग रहा था और आंखें बिल्कुल अनजानी सी थीं। मैंने अपनी दाढ़ी बनाई और कपड़े बदले। 7 बजे मैंने नियांची के कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, नियांची, उठने का समय हो गया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने सीधे दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। नियांची विनी द पूह वाले कंबल के अंदर सो रही थी और सिर्फ उसका सिर का ऊपरी हिस्सा बाहर दिख रहा था। मैंने उसे जगाया। उसने अपनी आंखें मली और जब देखा कि मैं हूँ तो वो थोड़ी डरी हुई सी लगी। वो बोली, पापा। मैंने कहा, उठो, पापा तुम्हें बाहर घुमाने ले जा रहे हैं। उसने पूछा, हम कहाँ खेलने जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, एक ऐसी जगह जहाँ वो लोग खून निकालते हैं। नियांची का चेहरा ये सुनते ही तुरंत डर से सफेद पड़ गया। वो रोने लगी और बिस्तर पर लौटते हुए नखरे करने लगी। मुझे खून नहीं निकलवाना, मुझे दर्द से डर लगता है। इस हंगामे और शोर शराबे से जियांग जिरू की नींद टूट गई और वो भागती हुई कमरे के अंदर आई। वो चिल्लाई, शेन हैंग, तुम ये क्या कर रहे हो? सुबह सुबह क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गए हो? उसने नियांची को झट से अपनी बाहों में समेट लिया और मुझे घूर कर देखने लगी। उसने कहा, नियांची को सुई से डर लगता है, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है? यह किस तरह का चेकअप है? हम आज कहीं नहीं जा रहे। मैंने उसे देखा, वो एक गुस्सैल मुर्गी की तरह अपने बच्चे को बचाने के लिए खड़ी थी। मैंने कहा, हम आज ही जा रहे हैं, हमें जाना ही होगा। हम दोनों एक दूसरे के सामने तनकर खड़े हो गए। हमारे बीच फंसी नियांची ने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर उसकी तरफ देखा और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे अपना खून नहीं निकलवाना। जियांग जिरू उसे सीने से लगाए बहला रही थी और साथ ही अपनी आंखों से मुझ पर तीखे तीर चला रही थी। उसने पूछा, तुम आखिर किस तरह का चेकअप करवा रहे हो? मैंने कहा, एक रूटीन फिजिकल चेकअप। मैं इतने लंबे समय के बाद घर लौटा हूँ। मैं अपनी बेटी की सेहत की जांच करवाना चाहता हूँ। क्या इसकी भी मनाही है? ये वजह इतनी ठोस थी कि वो इसे काट नहीं सकती थी। जियांग जिरू ने बेबसी में अपने होंठ चबाए, पर कुछ बोल नहीं पाई। मैं आगे बढ़ा और नियांची को जबरदस्ती उसकी बाहों से खींचकर अपनी तरफ कर लिया। इसके बाद नियांची और ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। या तो मैं इसे अकेले लेकर जाऊंगा या फिर हम तीनों साथ चलेंगे, फैसला तुम्हारा है। उसने सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। कुछ ही सेकंड के बाद उसने हार मान ली। ठीक है, मैं जाकर कपड़े बदल कर आती हूँ। हॉस्पिटल के रास्ते में गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत भारी और दमघोटू था। मैं गाड़ी चला रहा था, जबकि जियांग जिरू और नियांची पीछे की सीट पर बैठी थी। नियांची अभी भी धीरे धीरे सिसक रही थी। जियांग जिरू पूरे रास्ते उसे बहलाने में लगी रही, उसे कहानियां सुनाती रही और वादा करती रही कि चेकअप के बाद वो उसे सबसे बड़ी वाली आइसक्रीम दिलाएगी। मैंने रियर व्यू मिरर में उन दोनों को देखा। वो नजारा दिल को छू लेने वाला था। एक अच्छी माँ और एक प्यारी बेटी। अगर कल मेरे दिमाग में वो ख्याल ना आया होता तो शायद मेरा दिल भी पिघल गया होता। मुझे लगता कि मैं अभी अभी तो वापस लौटा हूँ और मैं कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहा हूँ। शेन हैंग, तुम। उसकी आवाज कांप उठी। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और नियांची को खींचते हुए अंदर ले गया। मुझे अंदर नहीं जाना, अंदर सब गंदे और बुरे लोग हैं। जियांग जिरू हमारे पीछे पीछे भागी आई और उसने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। शेन हैंग, तुम्हारे इस सब का क्या मतलब है? तुम नियांची पर शक कर रहे हो? उसकी आवाज बहुत तेज तो नहीं थी, पर काफी तीखी थी। कॉरिडोर में मौजूद लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे। मैंने उसका हाथ झटक दिया। क्या तुम्हारा जमीर चोर है? क्या तुम अंदर से डरी हुई हो? मैंने रूखेपन से पूछा। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तुम नीच इंसान, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो?
नियांची तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी अपनी सगी बेटी। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दी थी, तुम मुझसे इस तरह बदला ले रहे हो। तुम मेरा और इस बच्ची का इस तरह अपमान कर रहे हो। मैं उसकी इस नौटंकी को देखता रहा। उसकी हर एक करवट, उसका एक एक आंसू इतने परफेक्ट तरीके से बाहर आ रहा था जैसे कोई एक्टिंग हो। पहले का वक्त होता तो मैं बहुत पहले ही घुटने टेक चुका होता, लेकिन अब मुझे सिर्फ और सिर्फ घिन आ रही थी। चेकअप करवाते ही सब पता चल जाएगा, है ना? दोनों बड़ों का और बच्ची का सबका खून निकाला जाना था। खून निकालने की बात सुनते ही नियांची और ज्यादा छटपटाने लगी। जियांगजिरू बच्ची को छीनने के लिए आगे झपटी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर नियांची को पकड़े रखा। पहले मेरा खून निकालो। सुई मेरी बाह में चुभी और खून बहकर उस कांच की ट्यूब में जाने लगा। मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बाद नियांची की बारी आई। 2 नर्सों ने उसे पकड़ रखा था और वो पागलों की तरह चीख चीख कर रो रही थी। पापा! जियांगजिरू साइड में खड़ी रो रही थी और मुझे कोस रही थी। शेन हैंग, तुम इंसान नहीं हो, तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। मैंने नियांची की बाह से निकाली गई खून की उस ट्यूब की तरफ देखा। मेरा दिल अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था। खून निकालने और बाकी सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद रिपोर्ट आने में 7 वर्किंग डेज लगने वाले थे। रिपोर्ट खुद आकर भी ली जा सकती थी या फिर डाक से भी मंगवाई जा सकती थी। मैंने कहा, मैं खुद आकर इसे अपने हाथों से ले जाऊंगा। टेस्टिंग सेंटर से बाहर आते हुए जियांगजिरू ने रोते रोते पूरी तरह थक चुकी नियांची को अपनी गोद में उठा रखा था और वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसका जानी दुश्मन हूँ। शेन हैंग, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, मैंने जवाब दिया। रिपोर्ट आने के बाद बात करेंगे। मैं आगे आगे पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गया। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। घर लौटने के बाद उसने नियांची को सुलाकर संभाला और फिर गुस्से में पैर पटकती हुई स्टडी रूम के अंदर आ गई। मैं कंप्यूटर के सामने बैठा वकीलों के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। तुम्हें मुझे सफाई देनी होगी। उसने जोर से दरवाजा पीटा और मुझ पर चिल्लाई, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे कान किसने भरे हैं? क्या वो सॉन्ग जेवान था? उसने खुद सबसे पहले सॉन्ग जेवान का नाम लिया। मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि वो था? अगर वो नहीं था तो और कौन हो सकता है? उसके अलावा हमारे घर और आता ही कौन है? ऐसा लगा जैसे उसके हाथ कोई सहारा लग गया हो। उसकी बातों में मत आना। वो बहुत ही घटिया और ओछा इंसान है। वो मुझे कभी पसंद नहीं करता था। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे अचानक ये सब बहुत ही मजाकिया और हास्यास्पद लगा। मैं 92 दिनों तक अंदर बंद रहा। मेरी पत्नी ने एक बार भी मेरे हालात के बारे में नहीं सोचा। मेरे कजिन ने मेरा हाल चाल लेने के लिए एक फोन तक नहीं किया और अब वो इस पूरी आफत का रुख उसकी तरफ मोड़ना चाहती थी। मैंने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, उसने मुझसे क्या कहा? वो वहीं ठिठक गई। उसने यकीनन मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की होंगी। कहा होगा कि मेरे दूसरे मर्दों के साथ नाजायज रिश्ते हैं। वो मेरा मन टटोल रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा और ज्यादा पीला पड़ता गया। शेन हैंग, तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कैसी इंसान हूँ? मैंने पहले सोचता था कि मैं जानता हूँ। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती हम अलग अलग कमरों में सोएंगे। मैं खड़ा हुआ और स्टडी रूम से बाहर निकल गया। तुम मास्टर बेडरूम में सो, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। वो वहीं अपनी जगह पर सुन्न खड़ी रही। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। अगर रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि नियांची तुम्हारी ही बेटी है शेन हैंग, तो तुम इस सब की भरपाई कैसे करोगे? जब वो वक्त आएगा तब। मैं अपने कदमों को रोककर वहीं ठहर गया। अगर वो मेरी बेटी निकली तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठूंगा और तुमसे माफी मांगूंगा। मैंने गेस्ट रूम का दरवाजा खींचा, अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। मुझे बाहर उसके फूट फूट कर रोने की आवाज सुनाई दी, जो बिल्कुल लाचारी और गहरी निराशा से भरी थी। रिपोर्ट आने का इंतजार करने वाले वो 7 दिन मुझे एक सदी की तरह लंबे लगे। जियांगजिरू और मैं एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन हम दोनों बिल्कुल अजनबियों की तरह थे। हम आपस में कोई बात नहीं करते थे। खाना बनाने के लिए 1 घंटे के हिसाब से काम करने वाली बाई आती थी और वो अपना काम खत्म करके तुरंत चली जाती थी। मैंने जियांगजिरू के साथ अपने खाने का समय अलग अलग कर लिया था ताकि आमना सामना ना हो। नियांची को भी शायद किसी बात का एहसास हो गया था। अब वो घर में कोई शोर शराबा नहीं करती थी और अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में अकेले ही बिताती थी। कभी कभी उसके कमरे के सामने से गुजरते हुए मैं उसे अपनी गुड़िया से बातें करते हुए सुन सकता था। वो कह रही होती थी, पापा और मम्मी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर मेरे दिल में जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो, लेकिन फिर भी मैंने अपने कदम नहीं रोके। इन 7 दिनों में मैंने अपना ज्यादातर समय उस गेस्ट रूम के अंदर ही बिताया। मैंने पिछले 12 सालों के सारे फोटो एल्बम खंगाल डाले। मैंने एक एक करके उन तस्वीरों को देखा और नियांची को कपड़ों में लिपटे एक छोटे से बच्चे से लेकर एक सुंदर सी छोटी बच्ची बनते हुए देखा। मैंने तुलना करने के लिए अपने बचपन की तस्वीरें भी ढूंढ निकाली। दोनों में एक भी जगह ऐसी नहीं थी जो आपस में मेल खाती हो। फिर मैंने जियांगजिरू के बचपन की तस्वीरें ढूंढी। नियांची की भौहें, उसकी आंखें, उसका मुंह और उसके चेहरे की बनावट बिल्कुल जियांगजिरू की कार्बन कॉपी थी। मुझे सॉन्ग जेवान की तस्वीरें भी मिल गईं। वो कॉलेज में मेरा सीनियर था, इसलिए हमारे पास ग्रुप वाली बहुत सी तस्वीरें थीं। मैंने नियांची की तस्वीर को उठाकर सॉन्ग जेवान की तस्वीर के ठीक बगल में रख दिया। वो ऊपर की तरफ उठी हुई नाक और मुस्कुराते समय मुंह का वो हल्का सा ऊपर की तरफ मुड़ना बिल्कुल एक जैसा था, हूबहू वही। मेरा दिल धीरे धीरे बैठता चला गया। मैं पुरानी बातों को याद करने लगा। मुझे याद आया कि हर वो बार जब सॉन्ग जेवान हमारे घर आता था, वो हमेशा शुक्रवार की रात को ही आता था
अपने साथ फल या खिलौने लेकर आता था और कहता था कि ये नियांची के लिए हैं। जब भी वो घर आता, जियांग जिरू बेहद खुश हो जाती थी और खुद अपने हाथों से किचन में जाकर उसकी पसंद के ढेर सारे पकवान बनाती थी। हम तीनों जब डाइनिंग टेबल पर बैठते थे तो उन दोनों के पास बात करने के लिए अनगिनत बातें होती थीं, कॉलेज के मजेदार किस्सों से लेकर ऑफिस की गपशप तक। अगर मैं कभी बीच में अपनी बात रखता तो वे बस मेरा मन रखने के लिए हाँ में हाँ मिलाते और फिर वापस अपने ही टॉपिक पर लौट जाते थे। मैं पहले सोचता था कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मुझे लगता था कि वे कजिन भाई बहन हैं तो उनके बीच अच्छे रिश्ते होना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। मैं अपने काम में व्यस्त रहता था, बहुत ज्यादा तनाव में रहता था और वैसे भी कम बोलने वाला इंसान हूँ। मुझे लगता था कि ये तो अच्छी बात है कि सॉन्ग जेवान आकर जियांग जिरू का साथ दे देता है और उसका अकेलापन दूर हो जाता है। मैं सचमुच कितना बड़ा मूर्ख था। मुझे याद आया कि आज से 5 साल पहले जब नियांची पैदा हुई थी, मैं डिलीवरी रूम के बाहर बड़ी घबराहट में चक्कर काट रहा था और सॉन्ग जेवान भी वहीं मौजूद था। उसने मुझसे कहा था कि वो इत्तेफाक से हॉस्पिटल के पास से गुजर रहा था और जब उसे पता चला कि जियांग जिरू बच्चे को जन्म देने वाली है तो वो बस देखने चला आया। जब नर्स बच्चे को बाहर लेकर आई तो सबसे पहले लपक कर मैं आगे बढ़ा था। सॉन्ग जेवान ठीक मेरे पीछे खड़ा था। कपड़ों में लिपटी नियांची को देखते समय उसकी आंखों में जो चमक थी वो मुझ असली बाप की आंखों से भी कहीं ज्यादा तेज थी। उसने कहा था, बधाई हो जूनियर, तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। जब उसने ये बात कही थी तो वो लगातार नियांची को ही देखे जा रहा था और उसने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। मुझे एक और वाकया याद आया। जब मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी छूट गया था और घर लौट आया था, मैंने दरवाजा खोला और देखा कि सॉन्ग जेवान और जियांग जिरू सोफे पर बैठे थे। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब बैठे हुए थे। जियांग जिरू रो रही थी और सॉन्ग जेवान ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख रखा था और उसे सांत्वना दे रहा था। मुझे देखते ही वे दोनों इस तरह झटके से अलग हुए जैसे उन्हें कोई बिजली का तगड़ा झटका लगा हो। उसने कहा था, कोई कोरियन ड्रामा देख रहे थे, वो बहुत ज्यादा इमोशनल था। हाँ, औरतों को तो बस रोने का बहाना चाहिए। मैंने उनकी बात का विश्वास कर लिया था। मुझ मूर्ख ने हर बार उनकी बातों पर भरोसा किया और वो 20 लाख युआन की रिश्वत वाली शिकायत। जाहिर है सिर्फ वे दोनों ही मिलकर इतनी घटिया और खौफनाक साजिश रच सकते थे। उन्होंने सोचा था कि अगर मैं एक बार अंदर चला गया तो कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। मेरा घर, मेरी पाई की बचत, समाज में मेरा रुतबा, सब कुछ कानूनी तौर पर उनका हो जाता। उन्हें तो आपस में तलाक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक अपराधी की बीवी जो बच्चे को संभाल रही है और जीने के लिए अपने कजिन भाई के सहारे टिकी है, कितनी दर्द भरी और दिल को छू लेने वाली कहानी बनती। मैंने सारी तस्वीरों को समेटकर वापस रख दिया, अपना फोन उठाया और अपने एक दोस्त को फोन मिलाया जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का काम करता था। मैंने कहा, मुझे एक इंसान की जांच करवानी है। उसने पूछा, किसकी? मैंने जवाब दिया, सॉन्ग जेवान की और मेरी पत्नी जियांग जिरू की। क्या जांचना है? मैंने कहा, पिछले 5 साल से लेकर अब तक के उनके होटलों के रिकॉर्ड, उनके पैसों का लेन देन, सब कुछ। उसने पूछा, क्या तुम पक्के तौर पर कह रहे हो? मैंने कहा, हाँ, मैं पूरी तरह पक्का हूँ। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन के अंदर सारी खबर देता हूँ। फोन रखते ही मेरे पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैं अंदर तक कांप गया। 7वां दिन आ ही गया, वही दिन जब रिपोर्ट कलेक्ट करनी थी। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, जियांग जिरू ने आकर दरवाजा रोक लिया। उसने भी कपड़े बदल लिए थे। मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है, मुझे जाना ही होगा। मैं नतीजे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। वो बहुत ज्यादा बेचैन दिख रही थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि नतीजे वैसे ही आएंगे जैसा वो चाहती है। शायद उसे लग रहा था कि जब तक वो खुद को इतना सच्चा और कॉन्फिडेंट दिखाएगी तब तक वो सच को बदल सकती है। मैंने दोबारा मना नहीं किया। पूरे रास्ते हम दोनों के बीच सन्नाटा रहा। टेस्टिंग सेंटर पहुंचकर मैंने अपना नाम बताया। स्टाफ ने मेरे हाथ में एक क्राफ्ट पेपर का लिफाफा थमा दिया। वो था तो पतला, लेकिन बहुत भारी महसूस हो रहा था, इतना भारी कि मुझसे अपना हाथ सीधा नहीं रखा जा रहा था। जियांग जिरू ने उसे झपट कर छीनने की कोशिश की। मैं एक तरफ हट गया। मैंने लिफाफे को कसकर पकड़ा। मेरी उंगलियों के पोर एकदम ठंडे पड़ चुके थे। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, जिन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। जियांग जिरू ने ये देखा तो वो डर गई। शेन हैंग, अभी भी देर नहीं हुई है कि तुम पीछे हट जाओ। चलो वापस चलते हैं। तुम मुझसे और हमारी बेटी से माफी मांग लो और हम ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। कांपते हाथों से मैंने लिफाफा फाड़ दिया। अंदर एक कागज का टुकड़ा था। मैंने उसे बाहर निकाला और मेरी नजरें सीधे नीचे की तरफ गईं। जांच का निष्कर्ष काले अक्षरों में लिखी। वो एक लाइन मेरी आंखों में किसी दहकते हुए गर्म चाकू की तरह चुभ गई। डीएनए एनालिसिस के नतीजों के आधार पर शेन हैंग को शेन नियांची का जैविक पिता होने से खारिज किया जाता है। खारिज, खारिज, खारिज। मेरे दिमाग में एक अजीब सी गूंज होने लगी। सब कुछ एकदम सुन्न हो गया। दुनिया शांत हो गई। मुझे न तो जियांग जिरू की आवाज सुनाई दे रही थी और न ही मुझे अपने दिल की धड़कन महसूस हो रही थी। मैं एक अंदर से खाली हो चुके पुतले की तरह वहीं खड़ा रहा, बस उस कागज के टुकड़े को एकटक देखता रहा। मुझे नहीं पता कि कितनी देर बीत गई, तब जाकर जियांग जिरू की आवाज मेरे कानों के अंदर घुसी। वो चिल्ला रही थी, असंभव, ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये रिपोर्ट ही गलत है। वो काउंटर की तरफ झपटी, डेस्क पर हाथ दे मारा और स्टाफ पर चिल्लाने लगी। मैंने धीरे से उस रिपोर्ट को मोड़ा, उसे वापस लिफाफे में डाला और उसे अपनी अंदर वाली जेब में सरका दिया। उसे अपने सीने से सटाकर दबा लिया।
वो जगह जो कभी गर्म हुआ करती थी अब उस कागज के टुकड़े की वजह से लोहे के टुकड़े जैसी ठंडी और जम चुकी थी। मैं पीछे घूमा। जियांग जिरू अभी भी तमाशा कर रही थी। वो बिल्कुल एक पागल औरत जैसी दिख रही थी। मैं आगे बढ़ा और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शेनहेंग, ये फर्जी है, मेरा यकीन करो, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हुई है। घर चलो। मैंने सिर्फ ये 2 शब्द कहे। मेरी आवाज बहुत शांत थी, इतनी शांत कि वो मेरी अपनी आवाज लग ही नहीं रही थी। मैं उसे घसीटते हुए बाहर ले आया। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं थी, इसलिए वो अस्पताल से बाहर तक खींचती चली आई और मैंने उसे कार के अंदर धकेल दिया। मैंने कार स्टार्ट की और सड़क पर आगे बढ़ा दी। पैसेंजर सीट पर बैठी वो अभी भी रोए जा रही थी, बार बार कह रही थी कि ये नामुमकिन है। शेनहेंग, मेरा यकीन करो, मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कभी कोई दूसरा मर्द रहा ही नहीं। 6000 महीना, 3 महीने का एडवांस और 1 महीने का डिपॉजिट। तुम्हारा पहला पेमेंट 36,000 का था। ये उन डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा थे जो मेरे जासूस दोस्त ने मुझे भेजे थे। हर एक लेन देन का हिसाब बिल्कुल साफ साफ सामने था। अब जियांग जिरू की आंखों में सिर्फ और सिर्फ खौफ था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई शैतान हूँ। तुमने मेरी जासूसी करवाई। जब तुमने अपने असली नाम से मेरी रिपोर्ट की थी तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये दिन भी आएगा। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे उठाया। वो मेरे दोस्त का मैसेज था, एक एनक्रिप्टेड कंप्रेस्ड फाइल। उसका टाइटल था, वो सब कुछ जो तुम चाहते थे। मैंने कॉल रिसीव की। शेनहेंग, मैंने तुम्हें चीजें भेज दी हैं। उस घिनौने जोड़े के होटल के रिकॉर्ड्स, पैसों का लेन देन और उनके वीचैट चैट के कुछ स्क्रीनशॉट्स जो मैंने किसी से रिकवर करवाए हैं। इसमें वो सब भी शामिल है कि उन्होंने तुम्हें कैसे फंसाया। खुद ही देख लो। ठीक है। मैंने फोन काट दिया और स्क्रीन का रुख जियांग जिरू की तरफ कर दिया। उसे फाइल का नाम दिखाया। वो अंदर की चीजें तो साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन टाइटल देखकर वो समझ गई। उसकी मानसिक दीवार पूरी तरह ढह गई। शेनहेंग, मुझे इस एक बार के लिए माफ कर दो। चलो घर चलते हैं, ठीक है? हम तलाक नहीं लेंगे, नियांची की खातिर। वो अपने पिता के बिना नहीं रह सकती। मैंने अपनी जेब से वो पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट निकाली, उसे खोला और उसे उसके सामने रख दिया। उसने नीचे उस पर नजर डाली। शेनहेंग को शेन नियांची का बायोलॉजिकल पिता होने से खारिज किया जाता है। उन शब्दों को देखते ही उसका रोना अचानक वहीं थम गया, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। वहां एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। ठीक उसी पल एक काली ऑडी A6 पार्किंग लॉट में आकर रुकी। कार थोड़ी ही दूरी पर पार्क हुई थी। दरवाजा खुला और सॉन्ग जेवोन ड्राइवर की सीट से बाहर निकला। वो कैजुअल कपड़ों में था और उसके हाथों में सब्जियों और मीट से भरे कई प्लास्टिक के थैले थे। वो तो मजे में कोई गाना भी गुनगुना रहा था। उसने कार लॉक की और बिल्डिंग नंबर 15 की एक खास खिड़की की तरफ ऊपर देखा। उसके चेहरे पर एक बेहद गर्मजोशी भरी स्वागत करती हुई मुस्कान थी। घर लौटने की खुशी में वो दिशा बिल्कुल अपार्टमेंट 1103 की तरफ थी। जियांग जिरू ने भी उसे देख लिया था। उस आदमी को देखकर, उसके हाथों में सब्जियों के थैले देखकर और उसके चेहरे पर वो संतुष्टि भरी मुस्कान देखकर आखिरकार उसने अपना सिर अपने घुटनों में छिपा लिया और उसके मुंह से बेबसी और निराशा की एक दबी हुई जानवरों जैसी चीख निकल पड़ी। मैंने घर की तरफ कार बढ़ा दी। पूरे रास्ते जियांग जिरू ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस पैसेंजर सीट पर किसी बिना आत्मा वाली टूटी हुई कठपुतली की तरह सिमटी बैठी रही। घर पहुंचकर मैंने कार पार की। वो टस से मस नहीं हुई। बाहर निकलो। वो मेरे पीछे पीछे सीढ़ियों से होते हुए लिफ्ट में आई और फिर लिफ्ट से बाहर आ गई। मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। आहट सुनकर नियांची अपने कमरे से दौड़ती हुई बाहर आई। मम्मी। वो जियांग जिरू की तरफ लगी। जियांग जिरू का शरीर एकदम अकड़ गया और वो एक तरफ हट गई। नियांची उसे पकड़ नहीं पाई और वहीं जमी रह गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उलझन और दुख साफ दिख रहा था। उसने पहले जियांग जिरू को देखा, फिर मुझे देखा। इसके बाद वो चुपचाप कदम पीछे खींचकर अपने कमरे में लौट गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने अपने जूते बदले और लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। तुम भी बैठो। जियांग जिरू मेरे सामने वाले सोफे पर किसी कठपुतली की तरह बैठ गई। मैं अपना लैपटॉप लेने स्टडी रूम में नहीं गया, बल्कि मैंने लिविंग रूम का स्मार्ट टीवी ऑन कर दिया। मैंने अपने फोन की चीजें उस विशाल टीवी स्क्रीन पर कास्ट कर दी। पहली तस्वीर डीएनए पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट थी। सफेद कागज पर काले अक्षर और निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। हम पहले इस बारे में बात करेंगे। नियांची मेरी बेटी नहीं है, इसलिए तलाक के बाद उसकी कस्टडी तुम्हारे पास जाएगी। मैं कोई चाइल्ड सपोर्ट नहीं दूंगा और हमारे बीच मुलाकातों की भी कोई जरूरत नहीं है। जियांग जिरू का शरीर थोड़ा डोला, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मैंने अगला बटन दबाया। स्क्रीन पर एक स्प्रेडशीट आ गई। ये संपत्ति की वो लिस्ट थी जो मैंने बनाई थी। दूसरी बात, प्रॉपर्टी। ये 180 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट शादी से पहले पूरी तरह मेरे द्वारा खरीदा गया था। प्रॉपर्टी के कागजात पर सिर्फ मेरा नाम है। यह मेरी शादी से पहले की संपत्ति है। तुम्हें इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। घर की जो कार है जिसकी कीमत 5,000,000 है, वो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है और उसे भी मेरी शादी से पहले की सेविंग्स से खरीदा गया था। वो भी शादी से पहले की प्रॉपर्टी है। तुम्हें उसमें भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सेविंग्स की बात करें तो जो हमारे अपने अपने नाम पर है वो उसी की रहेगी। मैंने तुम्हारे अकाउंट्स चेक किए हैं। तुम्हारे माता पिता ने जो तुम्हें दिया उसके अलावा वहाँ 3,20,000 रुपए भी हैं जो सोंग जियावान पिछले साल से तुम्हें ट्रांसफर कर रहा है। तुमने किसी और के कार्ड को बीच का जरिया बनाया, ये सोचकर कि मैं इसे ट्रेस नहीं कर पाऊंगा। ये पैसा उसके साथ तुम्हारे अफेयर का सबूत है। मैं इसे कोर्ट में पेश करूंगा। मेरे एक एक पॉइंट बताने के साथ जियांग जिरू का चेहरा और पीला पड़ता जा रहा था। मैंने पेज पलटना जारी रखा। स्क्रीन पर तस्वीरें चलने लगी। अलग अलग होटल के गेट पर या रिपब्लिकन पार्किंग लॉट्स में
सोंग जियावान और उसके गले मिलने और किस करने की तस्वीरें। समय और जगह बिल्कुल साफ साफ मार्क थे। तीसरी बात, तलाक की वजह, शादी में रहते हुए बेवफाई, दूसरों के साथ लंबे समय तक अनुचित संबंध बनाए रखना। इसके सबूत अकाट्य हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक अपराध है। स्क्रीन पर वीचैट चैट लॉग्स के स्क्रीनशॉट्स आ गए। पति को आजकल कुछ शक लग रहा है। क्या करें? घबराओ मत, प्लान के मुताबिक चलो। एक बार वो अंदर चला गया तो तुम और नियांची दोनों मेरी हो जाओगी। क्या वो वाकई 2 मिलियन की डिपॉजिट स्लिप पर यकीन कर लेगा? बस इस बात पर अड़ी रहना कि तुमने इसे अपनी आंखों से देखा है। डिसिप्लिनरी कमेटी किसी को छोड़ने के बजाय गलत आदमी को पकड़ना ज्यादा सही समझेगी। जब तक वो हिरासत में है हम जीत गए। ये वो आखिरी तिनके थे जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। टीवी स्क्रीन पर अपने और सोंग जियावान के बीच की उस बदसूरत बातचीत को देखकर जियांग जिरू आखिरकार पूरी तरह टूट गई। ऐसा नहीं है, उसने मुझे मजबूर किया था। उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने कहा था कि तुम बहुत रूखे हो। उसने कहा था कि सिर्फ वही मुझे खुशी दे सकता है। तुम्हारी रिपोर्ट करने का आइडिया भी उसी का था। उसने कहा था कि जैसे ही तुम बर्बाद हो जाओगे हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। उसने सारी जिम्मेदारी साफ तौर पर दूसरों पर मढ़ दी। इस मोड़ पर भी वो अभी भी नाटक ही कर रही थी। मैंने टीवी बंद कर दिया। लिविंग रूम में दोबारा सन्नाटा छा गया। मैं खड़ा हुआ, स्टडी रूम से पहले से प्रिंट किए हुए 2 डॉक्यूमेंट्स निकाल कर लाया और उन्हें उसके सामने कॉफी टेबल पर फेंक दिया। एक तलाक का एग्रीमेंट था और दूसरा प्रॉपर्टी पर स्वेच्छा से अपना हक छोड़ने का डिक्लेरेशन था। इन पे साइन करो। हम कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलेंगे और शांति से अलग हो जाएंगे। मैं झूठे आरोप लगाने के लिए तुम्हारे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं करूंगा और तुम्हें आखिरी सम्मान देते हुए बिना कुछ दिए यहाँ से जाने दूंगा। बस इतना ही। अगर तुम साइन नहीं करोगी तो मैं इस पूरे सबूत की, जिसमें नियांची की पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट भी शामिल है, 100 कॉपियां प्रिंट करवाऊंगा। मैं एक कॉपी कोड भेजूंगा और बाकी तुम्हारे माता पिता, मेरे माता पिता, हमारे दोनों परिवारों के सभी रिश्तेदारों, हमारे वर्क प्लेस और सोंग जियावान के वर्क प्लेस पर भेज दूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या चुनना है। मैं हर किसी को ये बता दूंगा कि तुम किस तरह की औरत हो और सोंग जियावान किस तरह का मर्द है। तब तक तुम जो खोगी वो सिर्फ पैसा और घर नहीं होगा। ये तुम्हारी बाकी की पूरी जिंदगी के लिए एक इंसान के तौर पर तुम्हारी पूरी गरिमा होगी। जियांग जिरू ने कॉफी टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स को देखा, फिर ऊपर मेरी तरफ देखा। उसने उन्हें छुआ तक नहीं। मैंने उसके साथ कोई जल्दबाजी नहीं की। मैंने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदले। आज मुझे कुछ ज्यादा जरूरी काम करने थे। बाहर निकलने से पहले मैंने उस पर एक नजर डाली। मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन का वक्त दे रहा हूँ। कल सुबह मुझे तुम्हारे साइन चाहिए। ये कहकर मैं घर से निकल गया। मैं अपनी एजेंसी नहीं गया, मैं सीधे एक लॉ फर्म की तरफ निकल गया। ये वांग मिंगजुआन थे जो शहर के सबसे मशहूर मैरिटल वकील थे, जिन्हें मैंने उन 7 दिनों के दौरान ऑनलाइन ढूंढा था। मैं तय समय पर वकील वांग से मिला। वो अपने 40 के दशक में थे, सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए थे और बहुत ही शार्प दिख रहे थे। हेलो मिस्टर शेन। वकील वांग। हमने हाथ मिलाया और बैठ गए। मैंने शब्दों को बर्बाद नहीं किया। मैं सारे सबूत बाहर निकाल लाया। उन्होंने एक एक करके उन्हें देखा। पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट से लेकर प्रॉपर्टी की लिस्ट और उन अश्लील तस्वीरों और चैट लॉग्स तक। उनके चेहरे के हाव भाव शांत से थोड़े हैरान और आखिरकार भारी गंभीरता में बदल गए। उन्होंने पूरा आधा घंटा लगाकर बहुत ध्यान से सब कुछ पढ़ा। खत्म करने के बाद उन्होंने अपना चश्मा उतारा और अपनी कनपट्टियों को मला। मिस्टर शेन, सच कहूँ तो मैंने सैकड़ों तलाक के मामले संभाले हैं, लेकिन आपके जैसा कोई इंसान जो इतने विनाशकारी सबूत तैयार करके लाया हो, पहली बार देखा है। ये सबूत आपकी पत्नी को कोर्ट में पूरी तरह से बेबस करने के लिए काफी है। बिना कुछ मिले खाली हाथ बाहर जाना तय है। फिर मैं इसे आपको सौंपता हूँ। मेरी मांगे बहुत सिंपल हैं। प्रॉपर्टी के मामले में सामने वाला पक्ष पूरी तरह से गलत है और उसकी नीयत आपकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर और हड़पने की रही है। आपकी शादी से पहले की प्रॉपर्टी बिल्कुल सुरक्षित है। वैवाहिक संपत्ति का बंटवारा भी पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा। ठीक है। हम फीस पर सहमत हुए और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जब मैं निकल रहा था तो मैंने उनसे एक आखिरी सवाल पूछा। वकील वांग, कानूनी नजरिए से मैं उस आदमी के बारे में और क्या कर सकता हूँ? वकील वांग ने कुछ सोचा। सिर्फ अफेयर के लिए कानून लागू करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि उसने आपके खिलाफ झूठे आरोप लगाने में हिस्सा लिया और उसकी साजिश रची, तो आप उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी का पीछा कर सकते हैं। हालांकि आपके द्वारा दिए गए चैट लॉग से पता चलता है कि वे बहुत चालाक हैं। कई बातें मौखिक समझौते हैं। सबूतों की एक पूरी चेन बनाना मुश्किल है। क्रिमिनल रूट अपनाने की तुलना में उसके वर्क प्लेस और उसकी साख को निशाना बनाना ज्यादा सीधा और असरदार हमला हो सकता है। उनके शब्द बिल्कुल वैसे ही थे जैसा मैंने सोचा था। मैं समझ गया, शुक्रिया वकील वांग। लॉ फर्म से बाहर निकलते ही मुझे लगा कि मेरे दिल का आधा पत्थर हट गया है। बदले का कानूनी हथियार तैयार था। इसके बाद एक और मोर्चा था। मैं सड़क के किनारे खड़ा हुआ, अपना फोन निकाला। मैंने जियांग जिरू को कॉल नहीं किया, बल्कि अपनी एजेंसी के डायरेक्टर झाओ का नंबर डायल किया। कॉल जल्दी ही कनेक्ट हो गई। छोटे शेन, तुम कैसा आराम कर रहे हो? आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। डायरेक्टर झाओ, मैं बहुत अच्छी तरह रिकवर कर रहा हूँ। डायरेक्टर झाओ, जब भी सुविधा हो मैं जल्द से जल्द काम पर लौटना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज कुछ पल के लिए रुकी, फिर हल्की हंसी आई। बिल्कुल, तुम्हारा स्वागत है। मैंने शाओ झो से कहकर तुम्हारा ऑफिस रिजर्व रखा है और उसे रोज साफ करवाया है। शुक्रिया डायरेक्टर झाओ। इसके अलावा पिछली बार आपने मेरी साख और प्रतिष्ठा को वापस बहाल करने के लिए जिस मीटिंग का जिक्र किया था। ओह, सही बात है। क्या तुम इसे छोटे स्तर पर रखना चाहते हो या? डायरेक्टर झाओ, मुझे लगता है कि हम इसे थोड़ा बड़े स्तर पर कर सकते हैं। मैंने सड़क पर चलते ट्रैफिक को देखा, मेरी आंखें तीखी हो गईं। ये सबसे अच्छा होगा अगर पूरे ब्यूरो के सभी मिड लेवल मैनेजमेंट के लोग इसमें शामिल हो सकें। आखिरकार इस घटना का बड़ा असर हुआ था। मुझे उम्मीद है कि मेरी बेगुनाही के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकेंगे। मैं सिर्फ एक तलाक से ज्यादा कुछ चाहता था। मैं वो सब कुछ वापस लेना चाहता था जो मैंने खोया था। प्रतिष्ठा, रुतबा और इंसाफ, इनमें से एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए थी। अगली सुबह जब मैं गेस्ट रूम से बाहर निकला तो जियांग जिरू अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी, जो पूरी रात बिना हिले डुले वहीं रही थी। उसके सामने वे 2 डॉक्यूमेंट्स रखे थे,
तलाक के एग्रीमेंट के आखिरी पन्ने पर पहले से ही उसके साइन मौजूद थे। उसकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। मैं आगे बढ़ा, मैंने डॉक्यूमेंट उठाया और उसे चेक किया। प्रॉपर्टी पर हक छोड़ने का डिक्लेरेशन भी साइन किया हुआ था। वो बोली, उसकी आवाज रेगमाल की तरह फटी और भारी थी। मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट उठाया और उस पर उसके साइन और अंगूठे का निशान देखा। मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को अपने ब्रीफकेस में रख लिया। अपनी आईडी, राशन कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट तैयार रखना। सुबह 9 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गेट पर मिलते हैं। मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा, घूमा और जाने के लिए तैयार हो गया। शेन हेंग, उसने मेरे पीछे से आवाज दी, क्या नियांची सच में सोंग जियावान की बेटी है? उसकी आवाज में वाकई थोड़ा सा शक था। मेरा मन किया कि मैं जोर से हंस पड़ूं। इस मोड़ पर भी वो अभी भी भ्रम पाले बैठी थी, या यूं कहें वो खुद के लिए एक बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी, ताकि ये साबित कर सके कि उसने शुरुआत से ही मुझे धोखा नहीं दिया था। तुम्हें ये सवाल जाकर सोंग जेवॉन से पूछना चाहिए। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। धूप बहुत अच्छी खिली थी। मैं कार चलाकर अपनी एजेंसी की तरफ निकल गया। तब 8:30 बज रहे थे। कई कलीग्स अभी अभी पहुंचे थे। कॉरिडोर में मेरे पास से गुजरते हुए उनके चेहरों के हाव भाव मिले जुले थे, सहानुभूति, उत्सुकता और एक दूरी। मैंने उन सबको इग्नोर किया और सीधे अपने ऑफिस चला गया। दरवाजा लॉक था। मैंने अपनी चाबी से इसे खोला। अंदर सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा था। डायरेक्टर झाओ ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। उन्होंने वाकई शाओ झो से कहकर इसे रोज साफ करवाया था। मैं बैठ गया, अपना कंप्यूटर ऑन किया और रुके हुए ईमेल्स निपटाने लगा। 9:30 बजे डायरेक्टर झाओ के सेक्रेटरी ने दरवाजा खटखटाया। सेक्शन चीफ शेन, डायरेक्टर आपको मेन कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रहे हैं। मैं खड़ा हुआ, अपना कॉलर ठीक किया और उसके पीछे चल दिया। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोलते ही डायरेक्टर झाओ सबसे आगे की सीट पर बैठे थे। मुझे देखकर उन्होंने हाथ हिलाया। आओ शेन हेंग, यहाँ बैठो। उन्होंने अपने बगल वाली सीट की तरफ इशारा किया। मैं आगे बढ़ा और बैठ गया। मैं अपनी पीठ पर सर्चलाइट जैसी अनगिनत नजरों को घूमते हुए महसूस कर सकता था। मैं कोने में बैठे सोंग जेवॉन को भी देख पा रहा था। वो अपना सिर नीचे किए बैठा था। मेरी तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी हालत उस दिन से बिल्कुल अलग थी जिस दिन मुझे ले जाया गया था। मीटिंग शुरू हुई बिना किसी फालतू की औपचारिकताओं के। डायरेक्टर झाओ ने सीधे मुद्दे की बात की। उन्होंने संक्षेप में एजेंसी के अनुशासन के महत्व के बारे में बात की, फिर बात को मोड़ा। हाल ही में हमारी एजेंसी में एक घटना घटी। कॉमरेड शेन हेंग के खिलाफ आर्थिक मामलों को लेकर उनके असली नाम से रिपोर्ट की गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। म्यूनिसिपल डिसिप्लिनरी कमेटी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और कॉमरेड शेन हेंग की पूरे 3 महीने तक जांच करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। डायरेक्टर झाओ की आवाज सख्त थी। आज हम इस मामले की जांच के निष्कर्ष की आधिकारिक घोषणा करने के लिए सबको इकट्ठा कर रहे हैं। जांच के बाद शेन हेंग द्वारा निजी तौर पर पैसे लेने की रिपोर्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत और एक दुर्भावनापूर्ण झूठा आरोप पाई गई है। कॉमरेड शेन हेंग के तथ्यों को साफ करने और उनकी साख को बहाल करने के लिए आधिकारिक दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने दस्तावेज नीचे रखा और मेरी तरफ देखा। यहाँ ब्यूरो के लीडरशिप की तरफ से मैं कॉमरेड शेन हेंग से गहरा खेद व्यक्त करता हूँ। ये हमारे कैडर्स की रक्षा करने में हमारी विफलता है, जिसकी वजह से आपके साथ अन्याय हुआ। ये कहते हुए वो खड़े हुए और मेरे सामने गहराई से झुके। कमरे में एक हलचल मच गई। मैं तुरंत खड़ा हुआ और उन्हें संभाला। डायरेक्टर झाओ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, एजेंसी की कोई गलती नहीं है। डायरेक्टर झाओ सीधे हुए और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। अच्छे कॉमरेड। वो कमरे की तरफ घूमे। कॉमरेड शेन हेंग हमारी एजेंसी की रीढ़ है। 15 सालों से उन्होंने पूरी ईमानदारी और साफ हाथों से लगन से काम किया है। इस घटना ने उन्हें और उनके परिवार को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। मुझे उम्मीद है कि हमारा पूरा ब्यूरो इसे एक चेतावनी के रूप में लेगा। हमें अपने साथियों का दृढ़ता से समर्थन और उन पर भरोसा करना चाहिए। अफवाहों में नहीं आना चाहिए। तालियां गूंज उठी, पहले थोड़ी कम थीं, फिर बहुत उत्साहपूर्ण हो गईं। मैंने कई सहकर्मियों की आंखों को सहानुभूति से बदलकर तारीफ में बदलते देखा। मेरी प्रतिष्ठा इस पल में दोबारा चमक उठी थी। डायरेक्टर झाओ ने मुझसे कुछ शब्द कहने के लिए कहा। मैं माइक के पास गया, नीचे जमा हुई घनी भीड़ की तरफ देखा। मेरी नजर आखिरकार सोंग जियावान के पीले पड़े चेहरे पर जाकर टिकी। हमारी आंखें हवा में 1 सेकंड के लिए मिली। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे झुका लिया, जैसे वो जल गया हो। मैंने माइक उठाया। मेरी आवाज साफ और स्थिर थी। आप सभी के भरोसे के लिए शुक्रिया। आपकी चिंता के लिए लीडरशिप का शुक्रिया। इन 3 महीनों में मैंने बहुत कुछ सोचा। यहाँ 15 साल से काम करने वाले एक इंसान के तौर पर मैं हमेशा एक बात पर यकीन रखता हूँ, सीधा पैर कभी टेढ़े जूते से नहीं डरता। मुझे संगठन पर भरोसा था, नियमों पर भरोसा था और मुझे विश्वास था कि मुझे न्याय मिलेगा। आज वो न्याय आ गया है। मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ चीजों को बस ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी आवाज ठंडी हो गई। झूठा आरोप लगाना सिर्फ मुझे व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाना नहीं है, बल्कि हमारी पूरी टीम को एक चुनौती है। ये संगठनात्मक नियमों को कुचलना है और वो अंधेरा, घटिया, ओछा इंसान जो साए में छिपा है और घटिया तरीकों से किसी दूसरे की जिंदगी तबाह करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मेरी नजर किसी चाकू की तरह सोंग जेवॉन की तरफ घूमी। उसने अपना सिर और नीचे झुका लिया। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। मुझे उम्मीद है कि संगठन इसकी पूरी जांच करेगा और बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाएगा। मैंने अपनी बात खत्म की। पोडियम और नीचे बैठे सहकर्मियों के सामने गहराई से सिर झुकाया। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस बार हर किसी की ताली बिल्कुल सच्ची थी। मीटिंग के बाद मेरी दुनिया शांत हो गई। कॉरिडोर में चलते हुए जो कोई भी मुझे मिला, उसने खुद आगे बढ़कर मेरा अभिवादन किया। सेक्शन चीफ शेन वापस आ गए। सेक्शन चीफ शेन, आपने बहुत कष्ट झेला है। उनके चेहरों पर बिल्कुल सही मात्रा में चिंता और गर्मजोशी थी, जैसे अलगाव और शक के वे 3 महीने कभी हुए ही न हो। मैंने शांत चेहरे के साथ उनके अभिवादन का जवाब दिया। ऑफिस लौटकर मैं अभी बैठा ही था कि मेरा फोन बज उठा। एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल उठाई। शेन हेंग, क्या हम बात कर सकते हैं? वो सोंग जेवॉन की आवाज थी जो थकान और डर से भरी हुई थी। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। उसकी आवाज में एक सिसकी थी। ठीक है। मैंने फोन काट दिया, उठा और धीरे धीरे नीचे की तरफ चल दिया। टी हाउस में ज्यादा लोग नहीं थे। सोंग जेवॉन ने सबसे गहरे कोने में एक केबिन चुना था। मुझे देखकर वो ऐसा लगा जैसे उसने किसी रक्षक को देख
देख लिया हो, लेकिन साथ ही यमराज को भी। उसके हाव भाव बेहद उलझे हुए थे। उसके सामने रखा चाय का कप अनछुआ था। मैं बैठ गया और अपने लिए एक कप चाय डाली। बोलो हैंग भाई। नहीं, सेक्शन चीफ शेन। वो हड़बड़ा रहा था। मैंने आज मीटिंग में सब कुछ सुना। मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। मैं सचमुच जानता हूँ कि मैं गलत था। एक धपकी आवाज के साथ वो अपनी सीट से नीचे सरक गया और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं पीछे की तरफ झुका और खुद को बचाया। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो खड़े होकर कहो, ये सब नौटंकी मत करो। वेटर्स अजीब तरह से हमारी तरफ देखने लगे। सॉन्ग जेवॉन जल्दी से वापस ऊपर चढ़कर बैठ गया। सेक्शन चीफ शेन, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करने का वो मामला वाकई मेरा आइडिया नहीं था। वह जियांग जिरू थी, वह भाभी थी। उन्होंने ही ऐसा करने की जिद की थी। उन्होंने कहा था कि जब तुम अंदर चले जाओगे तभी वो आजाद हो पाएंगी। उसने भी नाटक करना शुरू कर दिया था, बिल्कुल जियांग जिरू जैसी ही स्क्रिप्ट। सारा दोष दूसरों पर मढ़ना। मैंने उसे चुपचाप देखा, कुछ नहीं बोला। मेरी खामोशी ने उसे और ज्यादा डरा दिया। सच में मैं कसम खाता हूँ, मैंने उन्हें समझाया था। मैंने कहा था कि इसमें बहुत जोखिम है, ये बहुत अनैतिक है, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो तुम्हें बर्बाद करने पर तुली हुई थी। उसने अपना हाथ ऐसे उठाया जैसे आसमान की कसम खा रहा हो। क्या ऐसा है? मैंने अपने ब्रीफकेस से अपना फोन निकाला। मैंने इसे अनलॉक नहीं किया, बस स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। स्टैंड बाय स्क्रीन पर एक फोटो थी जो मैंने अभी अभी सेट की थी। ये उस रेंटल अपार्टमेंट के नीचे सॉन्ग जियावान और जियांग जिरू के गले मिलने और किस करने की तस्वीर थी। ये मेरे दोस्त द्वारा दिए गए वीडियो का एक हाई डेफिनेशन स्क्रीनशॉट था। सॉन्ग जेवॉन की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। उसके चेहरे का खून कॉन्फ्रेंस रूम से भी ज्यादा पूरी तरह से गायब हो गया। उसके होंठ कुछ बोलने की कोशिश में कांप रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाऊं? जैसे तुम्हारे चैट लॉग्स की तुमने मुझे कैसे फंसाया, तुमने प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर की, तुम अपने कजिन के पति को बिना कुछ दिए जेल में सड़ने के लिए कैसे छोड़ने का प्लान बना रहे थे। सॉन्ग जेवॉन का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। या चलो हम नियांची के बारे में बात करते हैं। मैंने आखिरी भारी हथौड़ा चलाया। तुम उसे सचमुच बहुत पसंद करते हो, है ना? जब भी तुम हमारे घर आते थे तुम उसके लिए सबसे महंगे खिलौने खरीदते थे। जिस दिन वो पैदा हुई थी तुम मुझसे ज्यादा एक्साइटेड थे। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि तुम मेरी बेटी की देखभाल ठीक किस हैसियत से कर रहे थे। बोलना बंद करो। उसने चाय का एक घूंट भरा। चाय पहले ही ठंडी हो चुकी थी। सॉन्ग जेवॉन, हम कॉलेज के भाई थे। मैंने शुरुआत में सोचा था कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे परिवार हो। मेरी आवाज हल्की थी, लेकिन उसका हर एक शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। तुमने मेरी 15 साल की शादी बर्बाद कर दी, परिवार पर से मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया और तुम मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर देना चाहते थे। शेन हैंग, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जानवर से भी बदतर हूँ। उसने ऊपर देखा। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं थोड़ा आगे झुका, उसके बिल्कुल करीब आया और ऐसी आवाज में बोला जिसे सिर्फ हम दोनों ही सुन सकें। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, मैं ये सारे सबूत डिसिप्लिनरी कमेटी और तुम्हारी एजेंसी के लीडर्स को सौंप दूं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि किसी अधिकारी को झूठे केस में फंसाने का क्या अपराध होता है। तुम्हारा अंजाम मेरे अंजाम से 100 गुना ज्यादा बदतर होगा। दूसरा रास्ता ये है कि कल सुबह होने से पहले तुम खुद अपनी मर्जी से अपनी एजेंसी में अपना इस्तीफा सौंप दो। एक एक शब्द साफ साफ लिखो कि तुमने और जियांग जिरू ने मिलकर इस प्लान की साजिश कैसे रची और इसे कैसे अंजाम दिया। नीचे अपना नाम साइन करो और वो मुझे दे दो। ये दो काम करने के बाद तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। इस शहर से बाहर निकल जाओ और आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। मैं वापस कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। चुन लो। सॉन्ग जेवॉन अपनी सीट पर ढह गया। उसका चेहरा मुर्दा राख जैसा हो गया था। वो जानता था कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। पूरी तरह बर्बाद होना और जेल जाना या फिर सम्मान के साथ बाहर निकलना, यही एकमात्र लाइफ लाइन थी जिसे वह पकड़ सकता था। चाय की दुकान से बाहर आकर मैंने समय देखा। 8:50 हो रहे थे। तय समय में 10 मिनट बाकी थे। मैं बिना किसी जल्दबाजी के कार चलाकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो की तरफ बढ़ गया। कार पार्क करने के बाद मैं गेट की तरफ चलकर गया। जियांग जिरू पहले से ही वहाँ इंतजार कर रही थी। उसने ग्रे कलर का ट्रेंच कोट पहना हुआ था। बाल लापरवाही से बंधे थे। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। वो पीली और थकी हुई दिख रही थी। उसके हाथ में एक कपड़े का थैला था जिसमें वे सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी आज हमें जरूरत थी। मुझे देखकर उसकी नजरें कतराने लगी। वो कुछ नहीं बोली। मुझे भी मुंह खोलने की कोई परवाह नहीं थी। हम दोनों किसी काम के लिए लाइन में लगे, दो अजनबियों की तरह एक के बाद एक अंदर चले गए। हमने नंबर लिया, लाइन में लगे और इंतजार करने लगे। पूरी प्रक्रिया के दौरान वहाँ मौत जैसा सन्नाटा पसरा रहा। हमारे आसपास कई जोड़े आ जा रहे थे। कुछ शादी करने की खुशी में मुस्कुरा रहे थे तो कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उदास दिख रहे थे। इस माहौल में हमारा सन्नाटा कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। आखिरकार हमारा नंबर पुकारा गया। हम खिड़की के पास गए और बैठ गए। क्या आप दोनों अपनी मर्जी से तलाक ले रहे हैं? हाँ। प्रॉपर्टी का बंटवारा और बच्चे की कस्टडी, सब कुछ आपस में तय हो चुका है। सब तय हो चुका है। एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है। उम्र में बड़ी उस महिला क्लर्क ने हमारा तलाक का एग्रीमेंट उठाया और जल्दी से उस पर नजर दौड़ाई। जब उसने उन शर्तों को देखा जहाँ महिला अपनी मर्जी से सारी प्रॉपर्टी छोड़ रही थी, बच्चे की परवरिश महिला अकेले करेगी और पुरुष कोई गुजारा भत्ता नहीं देगा, तो उसने ऊपर देखा और जियांग जिरू को एक हैरान नजर से घूरने लगी। जियांग जिरू ने अपना सिर और नीचे झुका लिया। क्लर्क ने आगे कुछ नहीं पूछा। ये किसी और के घर का निजी मामला था, इसे भरिए। हम दोनों ने चुपचाप फॉर्म भरा। मैंने तेजी से लिखा, नाम शेन हैंग, जाति हान। तलाक के कारण वाले कॉलम में मैंने सिर्फ 4 शब्द लिखे, आपसी तालमेल का अभाव। मैंने उसे आखिरी सम्मान दे दिया था। फॉर्म भर दिया गया, तस्वीरें ली गयी। जब एक जोरदार आवाज के साथ उन 2 लाल तलाक के सर्टिफिकेट्स पर लोहे की सील लगी तो मैंने देखा कि जियांग जिरू का शरीर बुरी तरह कांप उठा। सब कुछ खत्म हो चुका था। ठीक है, मैंने अपनी कॉपी उठाई, खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ गया। कोई अलविदा नहीं कहा। सिविल अफेयर्स ब्यूरो के दरवाजों से बाहर निकलते ही धूप बहुत तेज चमक रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से हजारों किलो का बोझ उतर गया हो। जियांग जिरू मेरे पीछे पीछे बाहर आई। शेन हैंग। मैं रुका और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। एक शादीशुदा जोड़े के रूप में ये हमारी आखिरी
बातचीत थी। क्या मैं वापस जाकर अपना और नियांची का सामान पैक कर सकती हूँ? मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूँ। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। घर के नीचे पहुंचकर मैं ऊपर नहीं गया। मैं कार से टिककर खड़ा हो गया और एक सिगरेट सुलगा ली। नियांची अपने कपड़ों के छोर को पकड़े हुए डरते डरते मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। जाहिर था कि वो रोई थी। मैंने सिगरेट बुझाई और उसकी तरफ बढ़ गया। मुझे कार की चाबियां दे दो। घर की कार उसके नाम पर थी, लेकिन खरीदी मेरे पैसों से गई थी। एग्रीमेंट के मुताबिक ये मेरी थी। उसने अपने बैग से चाबियां निकाली और मुझे सौंप दी। अब तुम यहाँ से कहाँ जाने का प्लान कर रही हो? अपनी माँ के घर वापस। सॉन्ग जेवोन ने आज सुबह मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर किए और फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। उसने कहा कि वो ये शहर छोड़ रहा है। मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। ये वो कीमत थी जो उसे चुकानी ही थी। अपना ख्याल रखना। मैंने ये 4 शब्द छोड़े, कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। कार उस मोहल्ले से बाहर निकल गई। रियर व्यू मिरर से मैंने देखा कि माँ और बेटी के वो चेहरे धीरे धीरे और छोटे होते गए और आखिरकार एक धुंधले से बिंदु में बदल गए। घर लौटते ही जो पहला काम मैंने किया वो था एक ताला बनाने वाले को फोन करना। हेलो उस्ताद जी, मुझे घर के ताले बदलवाने हैं। पूरे घर के लिए एकदम सबसे तगड़ी सिक्योरिटी वाला लेवल चाहिए। आधे घंटे बाद वो ताला बनाने वाला आ गया। ड्रिल मशीन की उस घरघराहट को सुनकर और मशीन के तेल की महक को सूंघकर मुझे एहसास हुआ कि इस घर में किसी दूसरे इंसान के वजूद का जो आखिरी निशान बचा था वो भी अब पूरी तरह साफ हो रहा था। उस ताले वाले को विदा करने के बाद मैं उस खाली पड़े लिविंग रूम में जाकर खड़ा हो गया। ये जगह आखिरकार फिर से पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मेरी हो चुकी थी। मैंने अपना कोट उतारा, स्टडी रूम के अंदर गया और अपने लिए एक ग्लास विस्की निकाली। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। फाइल ट्रांसफर का एक नोटिफिकेशन था। मैंने उस पर क्लिक किया। वो सॉन्ग जेवोन की तरफ से आया था। एक वर्ड दस्तावेज था जिसका नाम था कन्फेशन। मैंने उसे खोला और एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ा। उसमें पूरे विस्तार से लिखा था कि कैसे उसकी नजर मेरी पत्नी पर थी, कैसे उसे एहसास हुआ कि न्यूंगची उसी की बेटी है, कैसे उसने कदम बदर कदम जियोंगुक को अपने जाल में फंसाया और आखिरकार उस घिनौने झूठे आरोप की पूरी प्लानिंग की। ये सब कुछ बेहद ईमानदारी और कभी न खत्म होने वाले पछतावे के साथ लिखा गया था। पूरा पढ़ने के बाद मैंने सेव पर क्लिक किया और उस डॉक्यूमेंट को एक एनक्रिप्टेड फोल्डर में डाल दिया। ये मेरा आखिरी रक्षा कवच था। मैं हाथ में वाइन का ग्लास लिए खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर शाम की बत्तियां जल चुकी थीं और हजारों घर रोशनी से जगमगा रहे थे। शहर में गाड़ियों की आवाजाही वैसी ही बनी हुई थी मानो कुछ बदला ही न हो, लेकिन मेरी अपनी दुनिया पूरी तरह से उजड़कर मेरे खुद के हाथों से दोबारा खड़ी हो चुकी थी। मैंने वाइन का एक घूंट लिया। वो तीखा लिक्विड एक जलती हुई गर्माहट के साथ मेरे गले से नीचे उतरा। मैं ये जंग जीत चुका था, एकदम साफ सुथरे और मुकम्मल तरीके से। लेकिन मेरे दिल में कोई बहुत बड़ी या दीवानी खुशी नहीं थी, बल्कि समंदर जैसी एक गहरी खामोशी थी। बदला पूरा हो चुका था। कल सुबह सूरज हमेशा की तरह फिर उगेगा। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत बस हो ही चुकी थी। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। न तो नी अनकी के सोकर उठने की कोई आवाज थी, न किचन से जियांग जेरू के बर्तनों की खटपट आ रही थी, और न ही घंटे के हिसाब से काम करने वाले नौकर के दबे पांव चलने की आहट थी। वो पूरा का पूरा 180 स्क्वायर मीटर का आलीशान घर किसी बहुत बड़ी गूंजने वाली गुफा की तरह एकदम खाली पड़ा था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ आंखें खोले काफी देर तक बस छत को निहारता रहा। बदले की उस पूरी कार्रवाई के दौरान जो एक तनाव था वो अब गायब हो चुका था, और कामयाबी की जो एक उथल पुथल वाली खुशी थी वो भी जा चुकी थी। अब तो बस हर तरफ धूल बैठ जाने के बाद का एक बहुत बड़ा खालीपन बचा था। मैंने पिछले 15 सालों की उन तमाम सड़ चुकी पुरानी जड़ों को काटने और इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में अपने पूरे 15 दिन खपा दिए थे। अब मैं एक बिल्कुल साफ हो चुके खंडहर के बीच अकेला खड़ा था। मेरे आसपास अब कोई भी घिनौना इंसान या बकवास चीजें नहीं बची थी, लेकिन इसके साथ ही अब मेरे पास खुद का कहने को भी कुछ नहीं बचा था। मैं उठा, हाथ मुंह धोया और अपने लिए एक कटोरी नूडल्स बनाए। बिल्कुल सादे सिंपल नूडल्स, सिर्फ नमक और सोया सॉस की कुछ बूंदें। मैंने उस कटोरी को अच्छे से साफ करके कैबिनेट में रख दिया। फिर अपना फोन उठाया और अपनी मम्मी का नंबर मिलाया। फोन काफी देर तक बजता रहा और फिर जाकर उठाया गया। हेलो छोटे हैंग, मम्मी मैं हूँ, आप ठीक तो हो ना? क्या उस जांच कमेटी वालों ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? मेरे पकड़े जाने की खबर बहुत जल्दी मेरे माता पिता तक पहुँच गई थी। वो बुजुर्ग जोड़ा इस कदर घबरा गया था कि दोनों बीमार पड़ने की हालत में आ गए थे। इन 3 महीनों में उन्होंने न जाने कितने पापड़ बेले, कितने लोगों से मिन्नतें की, लेकिन उन्हें मेरा चेहरा तक देखने को नहीं मिला। मैं अच्छे से अंदाजा लगा सकता था कि वे दिन उन्होंने तड़प तड़प कर कैसे काटे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, अब सब बीत चुका है। कल ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी। डायरेक्टर जियाओ ने खुद सबके सामने मेरी साख और इज्जत को बहाल कर दिया है। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तूने बहुत दुख झेले हैं बेटा। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था। पापा कहाँ हैं? वो जरा टहलने गए हैं। मैं बाद में उनसे कहकर तुझे फोन करवाती हूँ। मम्मी मुझे आपको एक बात बतानी है। मैं थोड़ा रुका और अपने शब्दों को थोड़ा संभालते हुए बोला, जियांग जेरू और मेरा कल तलाक हो गया। फोन की दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। तूने क्या कहा? मैं अपने माता पिता को वो घटिया और कड़वा सच नहीं बताना चाहता था कि नियांची मेरी सगी औलाद नहीं है। मुझे डर था कि वे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनके लिए तो नियांची उनकी इकलौती पोती थी। पिछले 5 सालों से उनकी आंखों का तारा थी। उन्हें इस सच का पता चलना बहुत ज्यादा दर्दनाक होता। वह काफी समय से किसी और के साथ चक्कर में थी। मुझे फंसाने और रिपोर्ट करने की प्लानिंग भी उन्हीं लोगों की थी। वे चाहते थे कि मैं जेल चला जाऊं ताकि वे दोनों आराम से साथ रह सकें। फोन का दूसरा छोर एक बार फिर पूरी तरह खामोश हो गया। इस बार मैं फोन पर अपनी माँ की भारी होती सांसों को साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है? हाँ, तलाक का काम पूरा हो चुका है। वो खाली हाथ यहाँ से गई है। अब से हमारा उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। परिवार तो फिर नियांची किसके साथ गई है? वो उसी के साथ गई है। मम्मी मैंने इस मामले पर अपना आखिरी फैसला ले लिया है। अब से आप और पापा बस यही समझ लेना कि आपकी ऐसी कोई पोती थी ही नहीं। ये बात बोलते समय मुझे ऐसा लगा जैसे
जैसे किसी ने मेरे दिल को अपने हाथों से बुरी तरह भींच दिया हो। बहुत दर्द हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि रोज रोज के घुटने वाले दर्द से अच्छा है कि एक ही बार में बड़ा झटका लग जाए। फोन पर मम्मी बिल्कुल चुप हो गई। वह एक समझदार औरत थी। शायद उन्होंने मेरे लहजे में छिपे उस गहरे और कभी न डिगने वाले पक्के इरादे को भांप लिया था। उन्होंने आगे कोई और सवाल नहीं किया। मम्मी समझती है बेटा, अब तू अकेले ही अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। जब भी घर की याद आए वापस आ जाना। मुझे पता है मम्मी। फोन काटने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी अभी कोई दूसरा बड़ा युद्ध लड़कर हटा हूँ। मैं काफी देर तक सोफे पर यूं ही बैठा रहा, जब तक कि खिड़की से छनकर आती हुई सूरज की धूप सीधे मेरे चेहरे पर नहीं पड़ गई, जिससे मुझे थोड़ी सी राहत और गर्माहट महसूस हुई। दोपहर में मैं वापस अपनी एजेंसी लौट आया। डायरेक्टर जियाओ ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने खुद मेरे लिए चाय बनाई। उन्होंने हामी में सिर हिलाया और एक ठंडी सांस भरी। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं बिल्कुल शांत था। शेन हैंग, घर के सारे मामले सुलझ गए ना? हाँ, सब संभल गया है। आपकी इस फिक्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर जियाओ। जियांग जिरू और मेरा तलाक हो चुका है। नए प्रोजेक्ट की तैयारी का काम काफी उलझा हुआ और पेचीदा था। मैंने अपनी पूरी ताकत और एनर्जी उसी में झोंक दी। मीटिंग्स करना, रिसर्च करना, प्रपोजल लिखना और अलग अलग विभागों के साथ तालमेल बिठाना। मैं रोज देर रात तक काम करता और उसके बाद ही घर लौटता था। ये काम की व्यस्तता मेरे लिए एक अचूक दवा की तरह साबित हो रही थी, जिसने मुझे उन फालतू और बकवास चीजों के बारे में सोचने का जरा भी वक्त नहीं दिया। इससे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे अपनी जिंदगी का खोया हुआ रास्ता फिर से मिल गया है। मेरी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई दिख रही थी। हालांकि ठीक उसी वक्त जब मुझे लगा कि मैं अपने बीते हुए कल को हमेशा के लिए अलविदा कह चुका हूँ, तभी एक फोन कॉल ने उस शांति को फिर से भंग कर दिया। वो फोन मेरी पूर्व सास का था। स्क्रीन पर उनका नंबर देखते ही मेरा मन हुआ कि सीधे फोन काट दूं, पर मैं थोड़ा झिझका और फिर फोन उठा लिया। शेन हैंग, तुम्हारे अंदर तो कोई जमीर ही नहीं बचा है। बिल्कुल बेगैरत हो तुम। फोन कनेक्ट होते ही उधर से गालियों और बद्दुआओं की बौछार शुरू हो गई। जरा देखो तो सही, तुमने हमारी जिरू का क्या हाल कर दिया है। कितना पत्थर दिल है तुम्हारा। तलाक भी दिया तो उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। मेरी पूर्व सास की आवाज इतनी तीखी और कान फाड़ने वाली थी कि मुझे फोन को अपने कान से थोड़ा दूर हटाना पड़ा और मैं चुपचाप सुनता रहा। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि वो गालियां देते देते थक नहीं गई और हांफने नहीं लगी। उसके बाद मैंने फोन को वापस अपने कान के पास लगाया। आपकी बातें पूरी हो गई? क्या आप सचमुच ये जानना चाहती हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया, सिर्फ इसलिए कि उसने आपके खिलाफ रिपोर्ट की थी। ऐसा लगता है कि जियांग जिरू ने आपको पूरा सच बताया ही नहीं है। मैं चलकर खिड़की के पास आ गया और नीचे सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही को देखने लगा। तो चलिए मैं आपको दो बातें साफ साफ बता देता हूँ। पहली बात, आपकी बेटी ने अपने आशिक, जिसका नाम सॉन्ग जी वॉन है, के साथ मिलकर बड़ी ही चालाकी से मुझे एक झूठे आरोप में फंसाने की पूरी साजिश रची थी। उनका मकसद मुझे जेल भेजना था ताकि वे कानूनी तौर पर मेरी सारी जायदाद हड़प सकें। ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं थी, यह एक सीधा साधा जुर्म था। और दूसरी बात, मैं थोड़ा रुका और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, आपकी बेटी का बच्चा किसी दूसरे मर्द से था और उसने मुझे बेवकूफ बनाकर पिछले 5 सालों से उसे पालने पर मजबूर किया। जिस पोती को आप 5 साल से सीने से लगाकर प्यार कर रही थी, उसका हमारे शेन परिवार के खून से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मेरी बात खत्म होते ही फोन पर एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। मैं बखूबी अंदाजा लगा सकता था कि उस वक्त फोन के उस पार उस बूढ़ी औरत के चेहरे के क्या हाव भाव रहे होंगे। क्या वो सदमा था, शर्मिंदगी थी या फिर गुस्सा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पूरा 1 मिनट बीत जाने के बाद फोन से एक जोर की आवाज आई, जैसे वो हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया हो, और फिर कॉल कट गई। मैंने फोन की उस काली स्क्रीन को देखा और एक लंबी गहरी सांस ली। इस दुनिया का वो आखिरी झंझट जो मुझे वापस अपने जाल में उलझा सकता था, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। मैंने अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली, ससुर और सास के पूरे ग्रुप को ढूंढा और सीधे डिलीट का बटन दबा दिया। उसके अंदर के सारे नंबर हमेशा के लिए मिटा दिए। अब से उनके और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग थे। ऊंचे पहाड़ और लंबी नदियां थीं और हम जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलने वाले थे। रात को मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। मैंने अपने लिए एक बढ़िया और आलीशान डिनर तैयार किया, 4 तरह की डिश और एक सूप। ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद थीं, जिन्हें जियांग जिरू हमेशा बहुत झंझट वाला काम बताकर कभी बनाना नहीं चाहती थी। मैंने रेड वाइन की एक बोतल खोली, अपने लिए एक ग्लास में निकाली और उस बड़े से डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठकर धीरे धीरे खाने लगा। घर बहुत शांत और बिल्कुल खाली था, लेकिन जिंदगी में पहली बार मुझे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। ये एक ऐसी आजादी और सुकून था जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। अब मुझे किसी और के हिसाब से खुद को ढालने की जरूरत नहीं थी, न ही किसी झूठे जज्बात का दिखावा करना था। अब मैं सिर्फ मैं था और अपनी जिंदगी अपने लिए जी रहा था।